वालेकुम, माय नेम इज़ सफिया मलिक और मैं आज आपकी फर्स्ट कंटेंट राइटिंग की क्लास ले रही हूँ। और सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि कंटेंट के बारे में। कंटेंट एक्चुअली होता क्या है? कंटेंट मल्टीपल टाइप का होता है। कुछ कंटेंट हम अपने इर्द गिर्द जितनी भी चीजें देखते हैं ना, जिसमें कोई बात होती है, उसको हम कंटेंट कहते हैं। अगर कुछ हम विजुअल, कुछ कंटेंट विजुअल होते हैं, कुछ कंटेंट रिटर्न होते हैं, कुछ पिक्चर फॉर्म में होते हैं। तो इन सारी चीजों को हम कंक्लूड करके कंटेंट में इंक्लूड करते हैं। लेकिन इस कोर्स में हम कवर सिर्फ उतना ही कंटेंट करेंगे जिस फॉर्म को हम यूज करते हैं कंटेंट राइटिंग की फॉर्म। उसमें एक फर्स्ट जो कंटेंट होता है वो सबसे पहले एकेडमिक होता है। एकेडमिक कंटेंट का क्या फीचर्स होते हैं? स्ट्रक्चर्ड कंटेंट होता है, एक प्रॉपर फॉर्मल कंटेंट होता है। और आप अगर उसकी टोन देखेंगे तो उसमें आपको पैसिव वॉइस बहुत ज़्यादा मिलते हैं निस्बतन दूसरे कंटेंट में। जैसे कि आप कोई रेज्यूमे ले लें, वो एक एकेडमिक कंटेंट होता है। या फिर आप कोई लेटर ले लें, या फिर फॉर्मल लेटर, सॉरी, फॉर्मल लेटर ले लें। और या फिर आप कोई एप्लीकेशन ले लें, या आप जॉब का कवर लेटर ले लें। ये सारे कंटेंट्स जो हैं वो एकेडमिक थीसिस आ गए। उसमें और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो एकेडमिक कंटेंट के अंदर कवर होती हैं। उसके बाद आ गई बारी कॉपी की। देयर समथिंग। ओके, लेट्स कंटिन्यू। उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं। फिर आगे बारी कॉपी की। कॉपी किसको कहते हैं? वो कंटेंट जो हम कुछ भी सेल करने के लिए, बिजनेस पर्पस के लिए के कॉन्टेक्स्ट में लिखते हैं, उसको हम कॉपी कहते हैं। इस जो ज्यादातर उसकी टोन रेजोनेटिंग होती है, परसुएसिव होता है, और सामने वाले को कन्विंसिंग होता है, कम्युनिकेशनल होता है। उसमें हम कॉल टू एक्शन, उसका एक मेन कंपोनेंट होता है कि हम उसके अंदर कॉल टू एक्शन जरूर ऐड करते हैं। फिर आ गया कंटेंट जो कि हम इंफॉर्मेशन के लिए लेते हैं, लिखते हैं। वो नॉलेजेबल कंटेंट होता है, कन्वर्सेशनल होता है, और हम उसमें एक्टिव फॉर्म यूज करते हैं कंटेंट की। इसमें हम कॉल टू एक्शन देते हैं, इसमें हम पैसिव फॉर्म यूज करते हैं। अब कॉमन टॉपिक्स कौन कौन से होते हैं? कॉमन टॉपिक होते हैं कंटेंट के जो कंटेंट राइटिंग के लिए लिखा जाता है, जिसमें ब्लॉग्स आ जाते हैं, जिसमें और बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। उसमें हम आइडियाज डिस्कस करते हैं, या फिर अगर कोई रिपोर्ट है फॉर एग्जांपल, और वो हम नॉर्मली, मतलब जो आम लोग हैं वो नहीं उसको अनलॉक कर सकते, तो उन रिपोर्ट्स को इस तरह की फॉर्म में लिखते हैं कि सामने वाला उसको इजीली समझ सके। कॉपी में हम प्रोडक्ट डिस्कस करेंगे या फिर सर्विसेज डिस्कस करेंगे। उसके बाद बारी आती है मेजर टॉपिक्स की। कंटेंट के मेजर दो टॉपिक्स होते हैं, एक कमर्शियल और एक इंफॉर्मेशनल। इंटेंट कह लें इसको या टॉपिक कह लें। कमर्शियल टॉपिक जो होता है वो या तो प्रोडक्ट के बारे में बात करता है या फिर सर्विसेज के बारे में बात करता है। इंफॉर्मेशनल टॉपिक जो होता है उसमें कोई आइडिया होता है, कोई स्टोरी होती है, कोई भी ऐसी चीज होती है जो इंफॉर्मेशन की का कोई भी जो एस्पेक्ट होता है उसको हाईलाइट करती है। उसके बाद टोन्स होती हैं, कंटेंट को कवर करते हैं जब हम लोग, तो उसमें उस टोन का बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं। अगर हम इंफॉर्मेशनल कंटेंट लिख रहे हैं तो उसमें हमारी टोन प्रिटी एजुकेशनल होती है, इंफॉर्मेटिव होती है, नॉलेजेबल होती है। और जब हम कमर्शियल कंटेंट लिखते हैं तो ऑब्वियसली हमारी जो टोन होती है वो प्रमोशनल होती है, और इस तरह से हम उसको करते हैं कि जस्ट गेट इट नाउ एंड पे नाउ, या फिर डोनेट नाउ। ट्रांजैक्शन वर्ड्स यूज करते हैं जिससे ट्रांजैक्शन कॉज करें। कॉल टू एक्शन इस टाइप के देते हैं, तो हमारी टोन भी ट्रांजेक्शनल होती है, ट्रांजैक्शनल होती है। अब यहाँ पर आप देखेंगे ट्रांजिशनल, मैंने एक कंटेंट का वो किया, डिस्कस किया, टॉपिक मेंशन किया है, टोन मेंशन किया है। ये हम उस वक्त यूज करते हैं जब हम पूरी तरह इंफॉर्मेशनल कंटेंट के साथ भी नहीं जाते, या पूरी तरह कमर्शियल कंटेंट के साथ भी नहीं जाते। क्योंकि समटाइम्स आप ब्लॉग बनाते हैं और उस वक्त आपकी इंटेंशन नहीं होती कि आप उस पर एफिलिएट्स की लिंक लगा देंगे, या फिर आप वहां पर किसी भी और तरह की कमर्शियल लिंक्स लगाएंगे। तो वहां पर उस वक्त आपका सिर्फ इंटेंट, आई एम सॉरी, इंफॉर्मेशनल होता है। तो आप इंफॉर्मेशनल तो करते हैं उसको, लेकिन थोड़ा सा कमर्शियल इंक्लाइन करते हैं, क्योंकि लेटर ऑन आपकी वो होती है, इंटेंशन में होता है कि आपने
इसके ऊपर अपनी जो है एफिलिएट ब्लॉग बनाना है और समथिंग लाइक दैट, कि आपने शुरू में उसको ब्लॉग को इंफॉर्मेशनल रखा था, लेकिन बाद में आपको उस पर अच्छी खासी ट्रैफिक आ गई, तो फिर अब आप उसके ऊपर एफिलिएट के लिंक लगा रहे हो, तो उस वक्त आप पूरा कंटेंट चेंज करो। इससे बेहतर होता है कि आप उसको ट्रांजेक्शनल टोन में लिख लो, कि उसमें कहीं ऐसी जगह होनी चाहिए, कुछ ऐसे कीवर्ड्स आप छोड़ते जाओ जिनके ऊपर बाद में आप लिंक्स ऐड कर सकते हो। अब बारी आती है यूजर इंटेंट की। यूजर किस लिए आता है वेबसाइट के ऊपर, अपने कंटेंट से रिलेट, अपना इंटेंट उसका क्या होता है, किस नीयत से आया है? या तो वो इंफॉर्मेशनल होगा कि वो कोई इंफॉर्मेशन देने के लिए आए, या फिर कमर्शियल होगा कि वो ढूंढ ही कोई ऐसा प्रोडक्ट या ऐसी कोई सर्विस रहा है जिससे जो है ना जो उसके लिए जरूरी है उसके बारे में इंफॉर्मेशन। या फिर नेविगेशनल होगा। नेविगेशनल इंटेंट वो होती है जिसमें आप किसी पर्टिकुलर, फॉर एग्जांपल पीआईए, या फिर कोई भी ऐसा इदारा जिसको आप डायरेक्ट सर्च कर रहे हो, कोई यूनिवर्सिटी हो सकती है आपकी नेविगेशन जिसके लिए होगी, तो आप वहां पर डायरेक्ट वही कीवर्ड इनपुट करोगे जिससे रिलेटेड आपको काम है। उसके बाद आ जाती है ट्रांजैक्शनल कंटेंट, जहां पर आपने ट्रांजिशन करनी होती है, जहां से आपने कोई चीज परचेज करनी होती है, तो वहां पर ट्रांजेक्शन कॉल करती है, तो आपकी इंटेंट भी ट्रांजेक्शनल होती है। जैसे मैंने अगर टिकट्स बुक करनी है पीआईए की, तो मैं डायरेक्ट उसकी वेबसाइट पे जाके वहां से परचेज कर। नेक्स्ट थिंग, कीवर्ड्स हम यूज करते हैं, हमें कैसे पता चलता है कि इंटेंट क्या है हमारे जो टॉपिक्स हैं उनकी इंटेंट क्या है? तो हम उनके लिए वो हमें कैसे पता चलते हैं? उनके कीवर्ड से पता चलते हैं। कीवर्ड से ही उसकी इंटेंट पता चल जाती है। जब आप किसी भी वेबसाइट या किसी भी टूल्स पर जाकर वहां पर आप कोई कीवर्ड इनपुट करते हो, जैसे सैमरश हो गया, तो वो आपको उसकी इंटेंट भी बताता है कि इसकी इंटेंट क्या है। इसकी इंटेंट कमर्शियल है, इसकी इंटेंट नेविगेशनल है, या फिर उसकी इंटेंट इंफॉर्मेशनल है। तो वो इंफॉर्मेशन भी आपको वहीं से मिलती है, आपका कीवर्ड ही आपको बताता है। कीवर्ड कितने टाइप के होते हैं? वैसे तो बहुत सारी अब तो वेरिएशंस आ गई हैं, लेकिन कुछ कीवर्ड प्राइमरी होते हैं जो स्पेसिफाई करते हैं आपके टॉपिक को, ये आपके फोकस्ड कीवर्ड होते हैं। पहले तो दो तीन कीवर्ड्स के ऊपर भी एक पेज को रैंक किया जाता था, लेकिन अब प्राइमरी कीवर्ड यूजुअली एक ही रखा जाता है, और उसी एक कीवर्ड के अराउंड स्टोरी जो है वो आप रिवॉल्व करते हो। एलएसआई कीवर्ड वो होते हैं जो जर्नलाइज कर देते हैं टॉपिक को। जर्नल उसमें वो वाले सारे कीवर्ड्स आ जाते हैं जो उससे रिलेटेड कीवर्ड्स होते हैं। अब वेरिएशंस, वेरिएशन उसी कीवर्ड की मल्टीपल वेरिएशंस हम निकालते हैं जो यूनिफाई करती हैं टॉपिक को और मजीद एक्सप्लेन करती हैं। तो इस तरह के कीवर्ड्स को हम वेरिएशंस कहते हैं। रिलेटिव टर्म्स वो होती हैं जिनका ऐड होना बहुत जरूरी है। अब इन सारे कीवर्ड्स को मिला जुला के एक नई टर्म यूज होती है, उसको एनएलपीस कहते हैं, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग कीवर्ड्स। तो वो अगर उसकी भी पर्टिकुलर रेशियो होती है, अगर आप एसईओ सर्फर यूज करते हैं तो आपको उसका अंदाजा होगा कि ये कीवर्ड्स जो हैं इनकी अगर ऐसे समझ लें कि ये मिर्च मसाले हैं, अगर उनकी सही रेशियो आप यूज करते हैं तो आपके पास बहुत ज्यादा चांस होता है क्रॉलर्स को अट्रैक्ट करने का। अब आपने अपना कीवर्ड सेलेक्ट कर लिया, आपकी इंटेंट क्लियर है कि आपने किस लिए ब्लॉग लिख रहे हैं, तो आपने वहां पर ऑब्वियसली ट्रैफिक लेके आना है उस पेज के ऊपर। अगर आपने एड्स चलानी है तो आपको ज्यादा लोग चाहिए। अगर क्लिक के लिए आप कोशिश कर रहे हैं तो आपको उस तरह की कोई ना कोई ऐसा टूल रखना होगा जिसके ऊपर क्लिक्स आए, या गेम रखनी होगी जिसके ऊपर क्लिक आए। अब उन सारी चीजों को जब आप सही तरह से शॉर्टलिस्ट करते हो तो उसमें से आप अपना जो अप्रोप्रिएट कीवर्ड होता है उसको निकाल देते हो। अब यहाँ पर आप देखें, ऑडियंस के हिसाब से भी कुछ कीवर्ड्स होते हैं। आपकी ऑडियंस किस कैटेगरी की है? जब आप कंटेंट डिजाइन करते हो तो आप ये देखते हो कि आपकी ऑडियंस किस कैटेगरी की है। अनअवेयर ऑडियंस के लिए आप कोल्ड कॉपी लिखते हो। अगर आपकी प्रॉपर अवेयर्ड ऑडियंस होती है तो कोल्ड कॉपी में यूजुअली आप ये करते हो कि आप जीरो से स्टार्ट करते हो, कि आपकी ऑडियंस को इन चीजों के बारे में कुछ भी नहीं पता, और उन चीजों के बारे में आप उनको एक्सप्लेन करोगे। जो भी आपका प्रोडक्ट है, आपकी सर्विस है, या आपका ब्लॉग है, या आपका कीवर्ड है, या आइडिया है, या स्टेट है, उन सारी चीजों में अनअवेयर ऑडियंस के लिए आप जो कंटेंट लिखते हो वो कोल्ड कॉपी, अगर
बिजनेस पर्पस के लिहाज से बोला जाए तो उसको हम कोल्ड कॉपी कहेंगे। उसके बाद आ जाता है प्रॉपर अवेयर ऑडियंस। ये वो प्रॉब्लम अवेयर ऑडियंस ये वो होती है जिनको अपनी प्रॉब्लम्स का पता होता है लेकिन उनको सॉल्यूशन का नहीं पता होता। और सॉल्यूशन अवेयर ऑडियंस ये थर्ड कैटेगरी है, इसको हम हॉट ऑडियंस कहते हैं क्योंकि यहाँ पर ये ऑडियंस इस स्टेज में होती है कि ये अवेयर होती है अपनी प्रॉब्लम से। और इनको पता होता है कि इनका सॉल्यूशन भी क्या है। बस उनको जब आप हॉट ऑडियंस में आप इनको इंक्लूड करते हो और इनके लिए हॉट कॉपी लिखते हो और ये जल्दी ही आपके फनल में ऐड हो जाते हैं, मतलब आपका जो सर्विस है या प्रोडक्ट है ये वो खरीद सकते हैं। उसके बाद आती है आउटरीच स्ट्रेटेजी। ओल्ड ऑडियंस के लिए अवेयरनेस कैंपेन चलानी पड़ती है, तो आपकी जो कॉपी है या आपकी जो ब्लॉग है, जो भी आप लिख रहे हो उसके लिए आप अवेयरनेस कैंपेन्स ऐड करोगे अपने कंटेंट के अंदर। या फिर आप सॉल्यूशंस के बारे में बताओगे उनको, सॉल्यूशन अवेयर करोगे। और उसके बाद वार्म ऑडियंस जो होती है इनको हम कहते हैं कि इनको आउटरीच की स्ट्रेटजी इनको क्या होती है, सजेशंस प्रोवाइड करें और उनके सॉल्यूशंस प्रोवाइड करें। इनके लिए कन्वर्जन की ज्यादा चांसेस होते हैं, इनके भी कन्वर्जन के, रेदर देन कोल्ड कॉपी वाले। उसके बाद आती है हॉट कॉपी। उसके लिए उसमें हम प्रमोशन कैंपेन्स चलाते हैं और अपसेल करने की कोशिश करते हैं ताकि ये हॉट ऑडियंस जितने जल्दी आपके फनल में फंस जाती है उतना ज्यादा आपके लिए बेहतर होता है। फिर बायर बायर जेंडर रेशो। आप अगर कोई भी कंटेंट लिख रहे हो तो आपको फीमेल ऑडियंस को जो होती है वो आपकी सबसे ज्यादा होती है क्योंकि परचेज करने की जो पावर इनके पास होती है और किसी भी ऑडियंस के पास नहीं होती। फीमेल हो गए, मेल हो गए, फिर चिल्ड्रन और एल्डर्स जो हो गए उनके अंदर परचेज सबसे कम होता है। मेल सेकंड कैटेगरी में आ जाते हैं। फिर अब आप आ जाएं बायर एज रेशियो। तो यंगस्टर्स जो होते हैं वो आपके ज्यादातर आपका जो भी प्रोडक्ट है उसमें ज्यादातर जो है ना यंगस्टर इंटरेस्टेड होते हैं। मिडिल एज के लोगों में भी ये ट्रेंड पाया जाता है लेकिन यंगस्टर सबसे ज्यादा होते हैं आपकी ऑनलाइन बाइंग में। तो आपकी जो कॉपी होती है वो यंगस्टर ओरिएंटेड जरूर होनी चाहिए। मिडिल एज के लोगों को भी आप ऐड करें और एल्डर्स भी, मतलब बहुत ज्यादा तो नहीं होती इनकी रेशो लेकिन आपकी कॉपी के अंदर इनके लिए भी कुछ ना कुछ एलिमेंट मौजूद होनी चाहिए। उसके बाद आ जाती है यूज ऑफ राइटिंग टोन्स। कन्वर्जेशनल है, प्रमोशनल है, फॉर्मल है। ज्यादा जो राइटिंग टोन जो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल रहती है वो कन्वर्जेशनल होती है। और प्रमोशनल सेकंड कैटेगरी में आता है। डायरेक्ट प्रमोशन कोई नहीं करना चाहता अपने कंटेंट के थ्रू, बहुत कम होता है। ये लोकल एसईओ या इन चीजों के लिए तो चलो चल जाता है प्रमोशनल, लेकिन ज्यादातर कन्वर्जेशनल लगता है। देन फॉर्मल। ओके, आई हैड क्वेश्चन आई थिंक। यस समरा। समरा अख्तर आपने हैंड रेज किया हुआ है। वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। हेलो। वालेकुम मैम, अस्सलाम। मेरा क्वेश्चन था कि ये जो ऑडियंस कैटेगरी के बारे में आपने बताया है, इससे इसके बारे में हम किस तरह से जानेंगे कि किस कैटेगरी की ऑडियंस हमारी वेबसाइट पर आ रही है। और दूसरा क्वेश्चन ये था कि जरा टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स जो आपने बताई हैं, ये प्राइमरी वेरिएशन और ये थोड़ा सा दोबारा एक्सप्लेन कर दें। नो प्रॉब्लम। आज इंट्रोडक्शन है, आज मैं आपको इन सारी टर्म्स से सिर्फ अवेयर कर रही हूँ, इनके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे रही हूँ। आप परेशान नहीं हो, इनको हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे और एक एक चीज के ऊपर जाएंगे। दूसरी बात ये अनअवेयर ऑडियंस, प्रॉब्लम अवेयर ऑडियंस, सॉल्यूशन अवेयर ऑडियंस, ये ज्यादातर कॉपी राइटिंग जब आप कॉपी लिखते हो ना तो उसमें बहुत ज्यादा, चाहे आप ईमेल लिख रहे हो या कोई भी कॉपी लिख रहे हो, तो ये इंफॉर्मेशन आपको या तो क्लाइंट देता है या फिर आपकी अगर अपना ब्लॉग है, अपनी वेबसाइट है, तो उस पे आने वाली ऑडियंस किसी न किसी कैटेगरी में गिरती है। वो लोग जो बिल्कुल शुरू में आ रहे हैं आपके वेबसाइट पे या आपके ब्लॉग पे और इनिशियल क्वेश्चंस कर रहे हैं तो वो अनअवेयर ऑडियंस में आते हैं। जो थोड़े बहुत अवेयर्ड ऑडियंस होती है, उनको पता होता है चीज़ों के बारे में, उनका एक्सपोजर थोड़ा ज़्यादा होता है, तो वो ऑडियंस को आपने आगे
चल के सेटिस्फाई करना होता है, उनको आंसर करना होता है, उनकी क्यूरीज को आंसर करेंगे। तो वो आपके फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट है तो उस प्रोडक्ट के बारे में आप अवेयरनेस देंगे, या आपकी कोई सर्विसेज हैं उन सर्विसेज से रिलेटेड फर्दर क्वेश्चंस होंगे उनके बारे में। बेसिक क्वेश्चन नहीं होंगे इनके, क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन होंगे। तो ऑलरेडी अगर आपने कोई लैंडिंग पेज डिजाइन किया है या कोई कॉपी लिखी है तो उसमें आपको इन शुरू शुरू में आने वाले क्वेश्चन से अंदाजा हो जाता है कि आपके जो ऑडियंस है उसका जो इंफॉर्मेशन लेवल है वो कितना है, और आपको कौन कौन सी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी वहां पर दे देनी चाहिए, पहले से ही दे देनी चाहिए। तो आप अपने पेज को, लैंडिंग पेज को और इम्प्रूव कर लेते हो। या आपकी अगर कॉपी है तो इन क्वेश्चंस को आंसर कर देते हो, या अगर आप ईमेल भेज रहे हो तो शुरू में अनअवेयर ऑडियंस को आप इंफॉर्मेशन देते हो। फिर जो सेकंड कैटेगरी की ऑडियंस होती है, प्रॉब्लम अवेयर ऑडियंस, उसको आप सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हो। और जो सॉल्यूशन अवेयर ऑडियंस होती है उसके लिए आप अपना जो भी अपसेल करते हो उसको कुछ ना कोई नए आइडियाज देते हो कि हमारे पास ये है, अगर आप हमारे पास लिमिटेड ऑफर्स हैं इस टाइम से इस टाइम तक के लिए, अगर आप अवेल करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। तो ये सारी चीजें चलती हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर कुछ कीवर्ड सर्च कर लेते हैं। अब ये जो मैंने कीवर्ड यहाँ पर दिया है बेस्ट के इंटेंट के साथ किया है, तो बेसिकली मेरी जो इंटेंट है वो कमर्शियल है। अगर मैं बेस्ट एयर फ्रायर लिख रही हूँ तो इसका मतलब है कि मैं कुछ खरीदना चाहती हूँ, या तो ये कोई प्रोडक्ट होगा या फिर ये कोई सर्विस होगी। तो इन प्रोडक्ट और सर्विसेज से रिलेटेड रिजल्ट्स मेरे सामने आ जाएंगे। अगर फॉर एग्जांपल मैंने आपको जैसे वेरिएशंस बताई ना, आपका सवाल था वेरिएशंस कैसे होती हैं, तो ये देखें बेस्ट एयर फ्रायर यूके, ये इसकी एक वेरिएशन हो गई। बेस्ट एयर फ्रायर कंज्यूमर रिपोर्ट, उसके बाद आ गया बेस्ट एयर फ्रायर बास्केट, बेस्ट एयर डुअल एयर फ्रायर यूके। तो ये सारी इसकी वेरिएशंस हो जाती है कीवर्ड्स की ना। अगर थोड़ा थोड़ा डिफरेंस के साथ आ रहा है आपका कीवर्ड तो ये इसकी वेरिएशंस के अंदर चले जाता है। यहाँ पर जो वेबसाइट का पेज रैंक कर रहा है हम इसके ऊपर चले जाते हैं। Definitely, they are selling some product. See, आप यहाँ इसको एक्सप्लोर करें। इसी तरह आप कीवर्ड्स को एक्सप्लेन, अब यहाँ देखें ये एक एफिलिएट मार्केटिंग रिलेटेड ब्लॉग है। ये ब्लॉग आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है एयर फ्रायर्स के बारे में, क्योंकि आप खरीदना चाहते हो। तो मे बी आप हॉट ऑडियंस में हो या फिर आप वार्म ऑडियंस में हो, तो आपके लिए कंटेंट डिफरेंटली डिजाइन होता है। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे जितने भी आपको कीवर्ड्स के ऊपर लिंक लगे हुए मिलेंगे ना, ये मुझे किसी ऐसे पेज पे ले जाके डायरेक्ट करेंगे जहां से मैं इस प्रोडक्ट को खरीदूंगी। अब यहाँ आप देखें उसमें ओवरऑल कौन कौन सा है, उन्होंने बेस्ट पिक भी दिया हुआ है, अपने रिव्यूज भी लगाए हुए होंगे उन्होंने। उनके यहाँ देखें उन्होंने जो रेट्स हैं वो भी मेंशन किए हुए हैं, क्योंकि इनिशियली जो लोगों की डिमांड होगी जो इस इंफॉर्मेशन की, वो ये होगी सबसे पहले वो देखेंगे कि कितने का है एयर फ्रायर, फिर उसकी कैपेसिटी देखेंगे। अब यहाँ देखें इन्होंने एयर फ्रायर से रिलेटेड और भी जितनी वेरिएशंस उन्होंने अपनी पेज पे रखी होंगी उन सब के लिंक्स यहाँ पे रखे हुए हैं फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए। इफ आई एम इन वार्म ऑडियंस, इफ आई एम इन वार्म ऑडियंस, तो ये वाला सेक्शन जो है इन्होंने मेरे लिए ऐड किया है, राइट। उसके बाद आप यहाँ देखें एक एक एयर फ्रायर के बारे में प्रॉस कॉन्स, उसकी डिटेल्स सारी चीजें दी हैं। यहाँ पर उन्होंने लिंक लगाया होगा, यहाँ से जाके मैं इसको परचेज कर सकती हूँ। लेट्स चेक। यहाँ पर इनकी फर्दर डिटेल है। इसी तरह जाके आप एक एक कीवर्ड को सर्च करें तो आपको इन्फॉर्मेशन पता चलेगी कि उस एक पर्टिकुलर कैटेगरी में फॉल कर रहा है। ये जो कैटेगरीज मैंने आपको बताई हैं ये हर चीज को कवर कर देंगी। ज्यादातर ऐसे कीवर्ड्स नहीं सिलेक्ट करनी चाहिए जिनको एआई आंसर कर रहा हो, ये अच्छी नीश नहीं होती, क्योंकि एआई अपनी जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है उसको नॉलेज वॉल्ट में दे देता है, उसकी नॉलेज वॉल्ट से आ रही होती है। और नॉलेज वॉल्ट में जो इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी पड़ी है तो वो मुश्किल ही होता है उसके कैटेगरी पे रैंक करना। लेकिन बहरहाल फिर भी कोशिश करते रहना चाहिए इंसान को।
अब यहाँ आप देख देख लें, इसका जो स्ट्रक्चर होगा ये आपको बिल्कुल डिफरेंट होता है। दैट इज क्वेश्चन। एंड यहाँ पर इंस्टाग्राम ने खुद ही पूरी क्यूरी को आंसर किया हुआ है। स्टेप्स बताए हैं, फर्दर डिटेल्स बताई हुई हैं, रिलेटेड आर्टिकल्स भी अगर मैं पढ़ना चाहूँ तो यहाँ से मुझे इंफॉर्मेशन मिल जाए। इसी तरह के और क्वेश्चन मेरे पास वीडियो कंटेंट भी है, विजुअल कंटेंट भी है, एवीजी फर्दर जितनी भी हैं इनको मैं जा जाके एक एक को खोलती जाऊँ तो ये मेरे जितने भी क्यूरीज होंगी उनको आंसर करेंगे इसी इंटेंट से रिलेटेड। अब यहाँ देखें ऑन फोन, सो दैट इज अनदर वेरिएशन आई हैव इंस्टाग्राम लॉगिन। ये इंस्टाग्राम लॉगिन को आप रिलेटेड कीवर्ड में रख लें। डिलीट योर अकाउंट, ये भी रिलेटेड एलएसआई कीवर्ड्स में आ जाएंगे। सो हियर यहाँ पे ये जो मेंशन कर रहा होता है ना, ये कीवर्ड बड़े काम के होते हैं। इवन कि आपने कुछ भी कंटेंट लिखना है, आपको कोई आइडिया नहीं आ रहा, आपके पास बस कीवर्ड है और आपको आपके पास कोई टूल भी नहीं है, तो आप ये इंस्टेंट में जो कीवर्ड्स आपके पास आ रहे होते हैं ना, ये वाले कीवर्ड्स इनका कुछ ना कुछ एग्जिस्टेंस होता है। इन्हीं में से आप कीवर्ड निकाल निकाल के इनका वॉल्यूम चेक कर लें और इसमें से कोई आइडिया जनरेट कर लें और उसके ऊपर आप लिख लें, तो ये बहुत अच्छा एक मतलब अगर आपके पास टूल्स नहीं है या टूल्स कोई अच्छे सजेशन नहीं दे रहे तो यहाँ से आपको सजेशंस मिल जाते हैं। बाकी रहे ये वाले, यहाँ से भी आपको यही आइडियाज मिलते हैं ऑलमोस्ट। अगर आप ये ना भी वो करते, एक्सटेंशन लोड नहीं भी करते, तो भी आपको गूगल इंस्टेंट बहुत सारे आइडियाज दे देते हैं। कीवर्ड इंटेंट के बारे में हमने थोड़ा सा ब्रीफली पढ़ा था। कीवर्ड इंटेंट से रिलेटेड यहाँ पर आप अगर चाहें, सैमरश की जो ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं इन्होंने ब्लॉग भी रखे हुए होते हैं, तो इनके ये ब्लॉग्स बड़े काम के होते हैं, ये ज़रूर पढ़ा करें। अगर आप राइटर हैं तो ऑब्वियसली राइटिंग कर रहे हैं या राइटिंग से रिलेटेड कोई भी काम करते हैं तो ऑब्वियसली अगर आप लिखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पढ़ना होगा। जितनी ज़्यादा आप रीडिंग करेंगे उतना ही ज़्यादा आपके पास नॉलेज इंक्रीज होगा। तो इस टाइप की जो इंफॉर्मेशन होती है ना, ये आप लोग ज़रूर लीजिए करें। अब यहाँ पर हम कीवर्ड की इंटेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर इन्होंने ना कीवर्ड की 4 इंटेंट डिस्कस की। वैसे तो और भी बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन इन्होंने 4 डिस्कस किए हैं जो हमने कल ब्रीफली डिस्कस की थी। नेविगेशनल, इंफॉर्मेशनल, कमर्शियल और ट्रांजैक्शनल। इंफॉर्मेशनल और नेविगेशनल की इंटेंट थोड़ी थोड़ी सिमिलर होती है। यहाँ आप इंफॉर्मेशन लेने भी जा सकते हो और कोई चीज ढूंढने के लिए भी जा सकते हो, नेविगेट करने के लिए भी जा सकते हो। लेकिन कमर्शियल और ट्रांजैक्शनल ये एक कैटेगरी है। अगर देखा जाए तो जो इंटेंट है उसकी जो मेन कैटेगरीज हैं वो दो ही हैं, इंफॉर्मेशनल और कमर्शियल। अब हम किन कीवर्ड्स को इंफॉर्मेशनल में डालते हैं, किन कीवर्ड्स को कमर्शियल में डालते हैं, यहाँ पर हम थोड़ा सा ना एक्सपेरिमेंट करके देख लेते हैं। कोई कीवर्ड फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक ब्रॉड नीश है और मैंने उसके ऊपर कंटेंट लिखना है, मुझे कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा कि मैं क्या लिखूं, किस चीज़ के बारे में लिखूं। जैसे मेरे पास फॉर एग्जांपल ये कीवर्ड है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, तो मैं इसको सर्च कर देती हूँ। सैमरश अगर आप लोगों के पास है तो बहुत अच्छी बात है, सैमरश बहुत अच्छा टूल है। वैसे तो एशरफ का कोई भी कंपेटिटर नहीं है, लेकिन अगर आप राइटर हो और अफोर्ड नहीं कर सकते एशरफ, तो सैमरश आपको फ्री में भी बहुत सारी सर्चीज दे देता है। उसका फ्री का अकाउंट भी आपको काफी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता है। अब यहाँ आप देखें सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ये यहाँ पे आई लिखा हुआ आ रहा है। ये यूजर की इंटेंट बेस जो होती है ना कैटेगरी, ये उसमें आपको शो करता है। अब एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, एसईओ का वर्ड आ रहा है तो वो कमर्शियल इंटेंट भी है इसकी और जो इंफॉर्मेशनल है वो भी है। सी कमर्शियल को एलेबोरेट कर रहा है। अब यहाँ पर देखें सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एजेंसी, अगर मेरी कोई एजेंसी है तो मैं सोच सकती हूँ ये कीवर्ड जो है मेरे लिए, या फिर अगर मैंने किसी कोई एजेंसी इंट्रोड्यूस करवानी है
तो भी मैं सोच सकती हूँ ये कीवर्ड मेरे लिए काम का है। इसी तरह सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन सर्विस, व्हाट इज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ज्यादातर कीवर्ड्स जो व्हाट इज, हाउ टू और वेयर इज, इस तरह की जो क्वेश्चन वाली इंटेंट के साथ आते हैं ना, इनको हम ज्यादातर कंसिडर करते हैं इंफॉर्मेशनल नीश में। तो इंफॉर्मेशनल नीश के हिसाब से हम यहाँ पर कीवर्ड्स जो है यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। कमर्शियल इंटेंट, अब ये देखें सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कंपनीज पर आप इंफॉर्मेशनल कंटेंट भी अगर लिखना चाहो तो आप लिख तो सकते हो, लेकिन उसकी सर्च जो आ रही होगी, जिस पर ज्यादा ट्रैफिक ड्रॉप हो रहा है या ज्यादा ट्रैफिक जिस तरफ जा रहा है, वो कमर्शियल इंटेंट है। इसलिए ये आपको यहाँ पर एक्सप्रेस कर देता है कि भाई ये यहाँ पर इस कीवर्ड की, अगर समटाइम्स आपको ऐसा लगेगा कीवर्ड की जो लुक होगी उससे ऐसा लगेगा कि इसकी इंटेंट इंफॉर्मेशनल है, या हो सकती है इंफॉर्मेशनल, या उसको कस्टमाइज करके इंफॉर्मेशनल कीवर्ड भी बनाया जा सकता है। लेकिन जो यूजर आ रहा होगा ना, जो सर्च कर रहा होगा, वो ज्यादातर उन वेबसाइट्स पे जा रहा होगा जो कि कमर्शियल इंटेंट की होंगी। अब यहाँ पर टी जो है इससे रिलेटेड ट्रांजैक्शनल है। अब जो नेविगेट ट्रांजैक्शनल कीवर्ड कैसे, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कंपनीज नियर मी, जिसने हायर करना होगा वो यहाँ जाकर इनको इनकी जो सर्विसेज होंगी उनको हायर करेगा, वहाँ पे ट्रांजेक्शन कॉज होगी, और ट्रांजेक्शन कॉज होगी तो ये ट्रांजेक्शन कीवर्ड, इसकी इंटेंट ट्रांजेक्शन हो जाएगी। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर, अगर नेविगेशनल कोई कीवर्ड होता तो वो भी यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा होता। यहाँ से मुझे टॉपिक मिल गए। आप देख सकते हैं व्हाट इज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अगर मैंने एक ब्लॉग लिखना है जो इंफॉर्मेशन से रिलेटेड है तो मेरे पास ये एक अच्छा कीवर्ड है। और इस तरह से आप और भी बहुत सारे कीवर्ड्स सर्च कर सकते हैं अपनी नीश से रिलेटेड। वैसे मैं सजेस्ट नहीं करूंगी क्योंकि इसका केडी बहुत हाई है, लेकिन अगर आप के लिए सूटेबल कुछ निकलता है इसमें से, तो वो आपको ढूंढने पड़ेंगे वो कीवर्ड जिन मेथड से नीश रिसर्च करना सिखाया आपको। यहाँ पर आपके पास एक कीवर्ड, एक नीश ऑलरेडी सेलेक्टेड होगी और आप उसके ऊपर फर्दर काम करोगे तो उसके लिए आपको यहाँ के कीवर्ड के आइडियाज मिल जाएंगे। अगर आप इसका पेड वर्जन लोगे तो ये बहुत सारे आइडियाज आपको दे देगा, उसमें से आप टॉप 5 सिलेक्ट कर लो। या लो केडी के साथ यहाँ पर फिल्टर्स हैं, लो केडी के साथ, लो वॉल्यूम के साथ, इंटेंट के हिसाब से आप जिस तरह का भी फिल्टर लगाओगे आप उस तरह के कीवर्ड्स जो हैं वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इंटेंट क्यों इतना मैटर करती है? अब फॉर एग्जांपल मेरा कीवर्ड है शादी, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान की मार्केट में देख लेते हैं इसको। शादी एक्चुअली वेडिंग जो मतलब सेरेमनी होती है, अब उससे रिलेटेड मैं एक फैशन ब्लॉग बनाना चाह रही हूँ और वो एक इंफॉर्मेशनल ब्लॉग होगा। लेकिन मैं जाके देखती हूँ मैट्रिमोनियल जो वेबसाइट्स हैं उनकी ट्रैफिक सबसे ज्यादा आ रही है इसमें, तो इसका मतलब जो, और फैशन के उसमें नहीं जा रहा वो कीवर्ड, तो इसका मतलब फैशन उसकी इंटेंट नहीं है। उसका यूजर जब सर्च करने के लिए आता है तो वो मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स को ही सर्च करने के लिए आता है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं शादी.com, बेस्ट शादी, केटरिंग सर्विसेज और बाकी सारी जितने भी वो होंगे, जो सर्विसेज शादी से रिलेटेड होंगी वो यहाँ पर आपको मिल रही होंगी। तो क्योंकि ये कमर्शियल कंटेंट है तो इस पर इंफॉर्मेशनल इंटेंट के साथ काम करना आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। नेक्स्ट थिंग, अच्छा यहाँ तक मुझे बताइए कि मेरी आवाज भी क्लियर है और बाकी सब कुछ ठीक चल रहा है? कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लें। ओके, लेट्स कंटिन्यू। अब यहाँ पर ये एक इंफॉर्मेशनल इंटेंट के साथ भी जा सकता है। ये एक कीवर्ड ऐसा है जो जिसमें इंफॉर्मेशनल इंटेंट ज्यादा इंक्लाइन है, कमर्शियल इंटेंट भी है। अगर आप कंपनी के साथ जाएं, एजेंसी के कीवर्ड के साथ जाएं तो वो थोड़ा सा कमर्शियल इंटेंट के साथ भी आएगा। लेकिन कुछ नीशेस ऐसी होती हैं जो किसी जिसमें आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हो। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने कर लिया था बेस्ट एयर फ्रायर, कोई और लिविंग कीवर्ड, बेस्ट लैपटॉप,
बेस्ट लैपटॉप, मैं लैपटॉप सेल करूँ फॉर एग्जाम्पल, तो मेरे पास यहाँ पर कमर्शियल इंटेंट के कीवर्ड आ रहे हैं, या ट्रांजेक्शनल या फिर कमर्शियल इंटेंट के कीवर्ड्स आ रहे हैं सारे के सारे। अब इसमें यहाँ से मुझे आइडिया मिल जाएगा, अच्छा बेस्ट गेमिंग लैपटॉप में ले सकती हूँ, बेस्ट लैपटॉप फॉर कॉलेज ले सकती हूँ, बेस्ट अफोर्डेबल गेमिंग, ये सारे मेरे एक एक टॉपिक बन सकते हैं। एक नीश तो मुझे मिल गई ना। उस नीश के बाद मैंने अब जो कीवर्ड सेलेक्ट करने हैं, वो मेरी नीश है फॉर एग्जांपल बेस्ट लैपटॉप्स या बेस्ट लैपटॉप। तो इनमें से कोई भी एक मेरा कीवर्ड है, मेन कीवर्ड है। तो फर्दर कीवर्ड बेस्ट गेमिंग लैपटॉप, बेस्ट लैपटॉप फॉर कॉलेज, बेस्ट अफोर्डेबल गेमिंग लैपटॉप्स, ये वो वाले कीवर्ड्स हो सकते हैं जो मेरे फर्दर पेजेस या फर्दर टॉपिक्स बन सकते हैं। तो यहाँ से मैं इन कीवर्ड्स को उठा सकती हूँ। अब फर्दर एक एक करके जब हम इनमें से सब टॉपिक निकालते हैं, क्योंकि हमने जो कंटेंट लिखना होगा, तो फॉर एग्जांपल गेमिंग लैपटॉप, जब हमें कंटेंट लिखना होगा तो हम उसमें एलएसआई कीवर्ड्स भी यूज करेंगे, रिलेटिव टर्म्स भी यूज करेंगे, उसकी वेरिएशंस भी डालेंगे, तो वो सारा मिक्स करके सारे एनएलपीस उसके अंदर एडजस्ट करेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं बेस्ट गेमिंग लैपटॉप्स, जब मैं सर्च करती हूँ तो मुझे 2024 का कीवर्ड मिलता है, बेस्ट अफोर्डेबल गेमिंग लैपटॉप का कीवर्ड मिलता है, बेस्ट बजट गेमिंग लैपटॉप का कीवर्ड मिलता है। तो इसके ऊपर अच्छी खासा वॉल्यूम है, इसका केडी भी हाई होगा कुछ कीवर्ड्स का। लेकिन जब आप कंटेंट कवर कर रहे हैं तब आपने इन चीजों को इतना ज्यादा मतलब नहीं देखना। ये आपका कंटेंट कवर कर रहे हैं जो जो कीवर्ड, वो आप इसमें से उठा लें। अब जैसे यहाँ देख सकते हैं आप बेस्ट गेमिंग लैपटॉप्स, ये वेरिएशन है, क्योंकि बेस्ट गेमिंग लैपटॉप ये एग्जैक्ट मैच के साथ आ रहा है, सिर्फ एस के इजाफे के साथ ये आपकी एक वेरिएशन बन जाएगी। या बेस्ट लैपटॉप्स फॉर गेमिंग आ जाता है कोई कीवर्ड, तो इसी में अगर आ जाता है कोई कीवर्ड बेस्ट लैपटॉप्स फॉर गेमिंग, तो वो आपकी वेरिएशन होगी, क्योंकि वर्ड्स वही हैं लेकिन उसकी अरेंजमेंट थोड़ी सी डिफरेंट है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं बेस्ट अफोर्डेबल गेमिंग लैपटॉप, तो यहाँ पर आप थोड़ा सा और अपनी अपना जो आपका पॉइंट है, आपका जो टॉपिक है, उसको वास्ट कर सकते हो। ये आपकी सेकेंडरी हेडिंग हो सकती है, ये आपका H1 है अगर, तो ये आपका H2 हो सकता है, H3 हो सकता है, H4 हो सकता है। तो ये होती है वेरिए इन सारी चीजों का ना आपने थोड़ा सा मिक्स मैच करके अपने कंटेंट को कवर करने के लिए कोशिश करनी होती है, कि थोड़ा सा ये स्पाइस अप करने के लिए ये वाले कीवर्ड्स भी आप अपने कंटेंट के अंदर ऐड करें। क्यों ऐड करने हैं? यस, दैट्स द क्वेश्चन, क्यों ऐड करें हम ये कीवर्ड्स? इसलिए हम इनको ऐड करेंगे क्योंकि ये वाले कीवर्ड्स जो है ना कुछ अपना वॉल्यूम रखते हैं, इनकी कुछ ना कुछ एग्जिस्टेंस है। फॉर एग्जांपल अगर आपका ये कीवर्ड रैंक हो भी रहा है या उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम भी है, तो ये समटाइम्स ये नेबर कीवर्ड्स जो है ना ये हेल्प करते हैं और आपके जो रैंकिंग होती है ना उसको बढ़ाते हैं। अब जब कोई यूजर, जैसे यहाँ जाके हमने कोई क्यूरी दी, फॉर एग्जांपल, ओके, ये मेरी क्यूरी है। ये क्यूरी मैंने क्यों दी है गूगल को? क्योंकि मुझे ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन को हैंडल करने में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। ऑब्वियसली मुझसे वो उसकी सेटिंग नहीं मुझे समझ आ रही, या मैंने उसको कोई चाइल्ड लॉक लगा दिया गलती से और अब वो मुझसे जो है अनलॉक नहीं हो रहा। तो इस तरह का मैं जिस इंटेंट के साथ जा रही हूँ ना, ये कीवर्ड कहाँ जाएगा? ये जाएगा डेटाबेस के अंदर। वहां पर जाके उन इन सारी वेबसाइट्स में से वो ढूंढेगा वो एग्जैक्टली टर्म्स जो मैंने इस थ्योरी के अंदर यूज की, और वो मुझे आके सारी की सारी जो रिजल्ट्स है वो शो करा देगा। ठीक है। लेकिन इन जो कोई 2 लाख 3 लाख वेबसाइट्स बनी हुई हैं इस एक क्यूरी के ऊपर, उसमें रैंक कौन सी क्यूरीज कर रही हैं, रैंक कौन सी वेबसाइट कर रही है फर्स्ट 10 पेजेस पर, या फर्स्ट 5 पोजीशन पर, या फर्स्ट 3 पोजीशन पर, कौन सी वेबसाइट रैंक कर रही है? यहाँ पर वो वेबसाइट्स रैंक कर रही हैं जिन्होंने क्रॉलर को अच्छे इंडिकेटर्स दिए। हम जब अपनी कोई वेबसाइट बनाते हैं ना, इसकी मिसाल ऐसे होती है जैसे हमने कहीं पर कोई शॉप खोली है तुम्हारी, राइट? अब उस शॉप का जब हम एंट्रेंस ही नहीं रखेंगे, अंदर हम जितना भी डिस्प्ले अच्छा रख लें उसका,
पे बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट रखें, उनको बहुत अच्छी तरह डिस्प्ले करें, कोई भी कस्टमर उसके अंदर एंटर नहीं हो सकता। ठीक है, इवन के कोई इंस्पेक्शन के लिए भी नहीं आ सकता, कोई देखने के लिए भी, जो प्रमोशन की टीम है वो भी नहीं एंटर हो सकती कि हमें पता तो चले अंदर अंदर शॉप पे क्या क्या मिल रहा है, उसके रेट क्या है, उसके प्राइस क्या है। उसके लिए हमें अपने घर का, अपने शॉप का जो है दरवाजा वो खुला रखा, राइट। तो जब हम अपने कंटेंट के अंदर ऐसे इंडिकेटर्स रखते हैं जो कि क्रॉलर को इंडिकेशंस देते हैं, उनको हेल्प करते हैं हमारे प्रोडक्ट को समझने के बारे में, या उसके रेट्स को समझने के बारे में, या कोई भी ऐसी चीज के बारे में जो एक यूजुअली एक बायर की वो हो सकती है, इंटेंट हो सकती है। या फॉर एग्जांपल कोई एक एकेडमी है या कोई एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, तो वहां पर वो क्या सिखा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, उनके कोर्सेज कौन कौन से हैं, किस लेंथ के कोर्सेज हैं, उनके चार्जेस क्या हैं, उनकी मंथली फी क्या है, उनके एनुअल चार्जेस क्या हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको डिस्प्ले करनी होती है अपने किसी मैनुअल में, या अपने किसी भी एजुकेशनल जो प्रोस्पेक्ट्स होते हैं उसमें आपने उसको एक्सप्लेन करना होता है, राइट। वहां से आपके यूजर को पता चलता है कि भी अच्छा, ये फैसिलिटीज हैं, ये कोर्सेज हैं, इतनी ड्यूरेशन है, इतने लेक्चर्स मुझे लेने होंगे, इतनी फी मुझे पे करनी है। अगर आप अपने वेबसाइट पे आने वाले क्रॉलर्स को, जिनको हम स्पाइडर भी कहते हैं, सही इंडिकेशन नहीं देते, तो उससे आपके पेज पे आने वाला जो क्रॉलर है वो समटाइम्स या तो ज्यादा टाइम लगा लेता है, या मिस इंफॉर्मेशन ले जाके उसको रैंक करा देता है, मिस इंफॉर्मेशन ले जाके उसको रैंक करा देता है आपके पेजेस पे। या समटाइम्स कुछ लोग ऐसे करते हैं कि इतने ज्यादा रिलेटिव टर्म्स और हर पेज पे एक जैसे कीवर्ड्स यूज करते चले जाते हैं, तो उसकी वजह से उस कंटेंट में ही आपस में क्लैश होने शुरू हो जाते हैं। वो पेज जो आपने एक पर्टिकुलर कीवर्ड के लिए रैंक करवाना था, उसी कीवर्ड पे आपकी ही वेबसाइट का दूसरा पेज रैंक हुआ हुआ होता है, और आपके ऐसे कीवर्ड्स होते हैं जो वहां पर कंटेंट ज्यादा अच्छी तरह लिखा हुआ होता है, जो प्राइमरी कीवर्ड होता है जिस पेज पर, वहां पर कंटेंट थिनिंग होती है, या फिर कोई बहुत अच्छे रैंकिंग कीवर्ड्स वहां पे आपने ऐड नहीं किए हुए थे, एक स्पेसिफिक रेशियो नहीं यूज की हुई होती है कीवर्ड की, एक सही तरह से कंटेंट को कवर नहीं किया हुआ होता, या उसको सही तरह से लिखा हुआ नहीं होता। तो उस वजह से क्रॉलर को समझने में थोड़ा टाइम लग जाता है, या फिर वो जो प्रायोरिटी होती है वो उन कीवर्ड्स को दे रहा होता है जो आपके प्राइमरी कीवर्ड्स नहीं होते, क्योंकि आपने उसको गलत इंडिकेशंस दिए होते। इस वजह से आपके दो पेजेस आपस में क्लैश कर रहे होते हैं, रैंकिंग को बांट रहे होते हैं, और समटाइम्स एक दूसरे की रैंकिंग को किल भी कर रहे होते हैं। इन चीजों का आप जब ध्यान रखते हैं अपना कंटेंट लिखते वक्त, हर पेज यूनिक होता है, उसको फिर इस तरह की प्रॉब्लम्स को ना सॉल्व करना फिर और ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फिर आप जब कैनोनिकल टैग्स लगाएंगे, रीडायरेक्ट्स लगाएंगे, तो उससे आपकी वेबसाइट के पेजेस और ज्यादा हैवी हो जाएंगे, और आपका जो यूजर है उसका एक्सपीरियंस खराब होगा। जब हम कोई क्यूरी टारगेट करते हैं, तो हमने सिर्फ ये नहीं देखना होता कि उससे यूजर का एक्सपीरियंस कैसा होगा। सिर्फ यूजर का एक्सपीरियंस अच्छा करना हमारा मकसद नहीं होता, बल्कि सबसे पहले आवाज, आवाज क्लियर है? कल मैंने रिकॉर्डिंग सुनी है, आवाज का कोई इशू नहीं था। ओके, आप अपने एंड पे अपने जो हेडफोन्स हैं उनको चेक करते हैं। ओके। तो जब आप इन चीजों को थोड़ी थोड़ी करके अहमियत देते हैं कि सिर्फ आपने अपने यूजर के लिए कंटेंट नहीं लिखना, बल्कि आपके वेबसाइट पे आने वाले क्रॉलर्स को भी आपके कंटेंट के थ्रू बहुत अच्छे इंडिकेटर्स मिले, बहुत शार्प इंडिकेटर्स मिले, ताकि वो आपको सही इंडेक्सर में रैंक कराए, सही इंडेक्सर में आपकी आपकी जो इंफॉर्मेशन है उसको इंडेक्स कराए। जितना आपकी वेबसाइट से क्रॉलर को सही इंडिकेटर्स मिलेंगे, हम ये कह नहीं सकते क्रॉलर को, या हम किसी तरह से उसको ऑर्डर नहीं कर सकते कि भाई हमें इसी कीवर्ड के ऊपर आपने रैंक कराना है। ये इंडिकेटर्स हमारे कंटेंट के थ्रू ही क्रॉलर को मिलते हैं, और उसकी वजह से हमें इन सारी चीजों का सहारा लेना पड़ता है। आई थिंक इट्स क्लियर। कोई नेविगेशनल कीवर्ड फॉर एग्जांपल?
कोई मुझे दें, नेविगेशनल कीवर्ड्स कौन से होते हैं? हम्म, यस एफ, फेसबुक लॉगिन, जैसे इंस्टाग्राम लॉगिन। कल हम देख रहे थे, इसको डिस्कस कर रहे थे। मुझे लॉगिन करना है अपना अकाउंट, तो मैं डायरेक्ट इंस्टाग्राम की जो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाऊंगी। आप यहाँ देख सकते हैं ये एन के साथ आ रहा है, और ट्रांजेक्शन, टी, एन और टी। ट्रांजेक्शनल कीवर्ड हो सकता है ये, या फिर नेविगेशनल कीवर्ड हो सकता है। ठीक है, आप इसके साथ और कीवर्ड्स को भी, लॉगिन ऑफ इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम लॉगिन, ऑनलाइन instagram.com लॉगिन पासवर्ड, सो ऑन। अब ये देखें, नेविगेशन और ट्रांजिशन ये दोनों एक साथ आते हैं। अच्छा जी, हमने जब कोई क्यूरी आंसर करनी है, तब हमने किस चीज का ख्याल रखना है कि अगर हमें ऐसे कोई कीवर्ड्स मिलते हैं कि इन कीवर्ड्स को प्रायोरिटी देनी है जो कि किसी इंटेरोगेटिव वर्ड के साथ आते हैं। फॉर एग्जांपल व्हाट हो गया, अब व्हाट से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जितने भी कीवर्ड्स हैं, वो मेरे सामने आ जाएंगे। ठीक है ना, ये सारी की सारी क्यूरी इंफॉर्मेशन, what to watch, what time is it is, what dinosaur has 500 teeth, what is my blah 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 blah, what और how to, वैसे हाउ टू क्यूरी तो अब बहुत ज्यादा नहीं चलती, क्योंकि हाउ टू की वेबसाइट्स पर ऑलरेडी सारी इंफॉर्मेशन मौजूद होती है। लेकिन देख लें फिर भी। अब आप यहाँ देख रहे हैं, जब यूजर इंफॉर्मेशन की इंटेंट के साथ आता है, तो आपको उसको रिटेन करने के लिए, उसको अपने पेज पे रखने के लिए, जब आप इंफॉर्मेशनल कीवर्ड के साथ जाते हो ना, तो वहां पर आप ना कुछ सेल कर रहे हो, ना ही आप कोई सर्विस सेल कर रहे हो, ना ही कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हो। तो वहां पर कॉपी राइटिंग, उसको हम प्योर कंटेंट राइटिंग की फॉर्म कहते हैं, कि अगर आपने कोई इंफॉर्मेशनल नीश पकड़ी हुई है और आप उसके ऊपर काम कर रहे हो, तो आपका जो तरीका है वारदात होता है ना वो सिर्फ एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना होता है। अब वो जितनी वैलिड हो उतनी अच्छी बात है, जितनी न्यूट्रल हो उतनी अच्छी बात है, जितने ज्यादा फैक्ट्स आप उसमें डिस्कस कर सकते हैं उतनी ही अच्छी बात है। अब ये इंफॉर्मेशनल नीश की जो वेबसाइट होती है, ये इन पर ज्यादातर एड्स चल, एडिसन से अप्रूवल लेते हैं, और वहां से इनकी इनकम की रिसोर्स चल पड़ती है। तो इस तरह की नीश पर जब आप कंटेंट लिखते हो, तो आपका ऑब्जेक्टिव आपके सामने बिल्कुल क्लियर होता है कि आपने यूजर को अपने पेज के ऊपर ज्यादा से ज्यादा देर तक रिटेन करना है। अगर यूजर का एक्सपीरियंस खराब हुआ यहाँ पर, तो वो बहुत जल्दी बाउंस ऑफ हो जाएगा। यूजर की एक्सपीरियंस को बढ़ा रिटेन करने के लिए, अच्छा बनाने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, अपने पेज के ऊपर इंगेजमेंट लानी। जितनी ज्यादा इंगेजमेंट होगी, ओके, जब कोई इंफॉर्मेशन आपने करनी है, जब कोई इंफॉर्मेशनल कीवर्ड आप टारगेट कर रहे हो, तो आपने ज्यादातर कोशिश ये करनी है कि ज्यादा से ज्यादा देर तक जो यूजर है वो आपके पेज के ऊपर रिटेन करे। अगर कोई यूजर आपके पेज पर आता है, तो और आप फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर ही उसकी जितनी क्यूरियोसिटी होती है उसको आंसर कर देते हो सारी की सारी एक ही दफा में, तो वो वहीं से उस इंफॉर्मेशन को लेके आपके पेज से बाउंस ऑफ कर जाता है, जिसकी वजह से आपकी वेबसाइट का बाउंस रेट बढ़ जाता है। यूजर आता तो है लेकिन वो रिटेन नहीं करता। अब उसके लिए क्या हैक है जो हम यूज करते हैं, उसके लिए आप देखेंगे अक्सर इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स जो होते हैं, उनसे रिलेटेड जब भी आप कोई क्वेरी करते हो, तो आप वहां देखते हो उन्होंने उस कंटेंट के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस रखे हुए होते हैं। और वो क्वेश्चंस ऐसे नहीं होते, वो बहुत अच्छी तरह बड़े अच्छे फ्लो में लिखा हुआ कंटेंट होता है, उसकी वोकैबुलरी बहुत ज्यादा हाई नहीं होती और इरिटेटिंग नहीं होती। वहां पे इंटरेस्टिंग फैक्ट डिस्कस किए जाते हैं, आपके दिमाग में एक के बाद एक क्यूरी बिल्ड की जाती है, ताकि आप ज्यादा देर तक उस पेज के ऊपर रिटेन करो। एंड दैट इज द ट्रू वे। ये इसी तरीके से आपको चाहिए कि आप ज्यादा देर तक अपनी किसी भी तरह से कोई इंटरेस्टिंग बात करके आप रिटेन कर सकते हो अपने यूजर को।
कोई नई क्यूरी, एक क्यूरी को आंसर करते ही फौरन दूसरी क्यूरी अपने यूजर के सामने थ्रो कर सकते हो, ताकि आपके पेज के ऊपर वो स्टे करे। जितनी ज्यादा देर वो आपके पेज के ऊपर स्टे करेगा, उतना ही अच्छा कंटेंट जो है वो आपका कंसिडर किया जाए। इसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। नाउ कोई सर्विस रिलेटेड वर्ड हो, जैसे पैकेजिंग, ट्रैक पैकेजिंग, पैकेज ट्रैकिंग। और यहाँ आप देख सकते हैं ये कमर्शियल कीवर्ड है, क्योंकि यहाँ पर ये पैकेजिंग की सर्विसेज दे रहा है। ठीक है, यहाँ पर सर्विस सेल हो रही, प्रोडक्ट सेल नहीं हो रहा, लेकिन सर्विस सेल। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह के जब कीवर्ड्स आते हैं, तो वहां पर आपका राइटिंग स्टाइल ऑब्वियसली चेंज होता है। वहां पर आप अपने यूजर को बातों में नहीं उलझाते, उसको इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग फैक्ट्स नहीं बताते, बल्कि आप अपनी सर्विस के बारे में एक अच्छा स्वीट और अच्छा सा एक मुख्तसर सा, जिसमें सारी डिस्कशंस जो है वो आप कंक्लूड कर रहे हैं बहुत थोड़े अल्फाज के अंदर, बहुत थोड़े से हिस्से के अंदर, क्योंकि वो बहुत लेंदी कंटेंट पढ़ने के लिए नहीं आया यूजर आपके पेज पर, उसको क्विक सर्विस चाहिए। तो आप थोड़ा सा उसको अपनी अथॉरिटी, लोग बहुत ज्यादा वो करने के लिए कभी कभी ओवर प्रॉमिसिंग कर जाते हैं, अपनी सर्विस के बारे में ऐसी बातें कर देते हैं जो कि, जबकि वो उस तरह की सर्विस प्रोवाइड कर नहीं रहे होते, या उस क्वालिटी या उस लेवल की सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहे होते। तो उससे बैकलैश आने का ज्यादा प्रॉब्लम होता है। मतलब उसमें बैकलैश आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इसमें बैकलैश बहुत ज्यादा आएगा। तो आपने कोशिश करनी थी कि आप स्वीट और सिंपल रखें अपने कंटेंट को, और जितना मुख्तसर हो सकता है उतना मुख्तसर करें, लेकिन बाकी सारे एलिमेंट्स जो हैं, जैसे कि राइटिंग में कौन से एलिमेंट्स हो सकते हैं, अगर आप क्विकली मुझे बताएंगेगा, राइटिंग में कौन से एलिमेंट्स हो सकते हैं, स्पेशली कॉपी राइटिंग, जब आप कोई सर्विस सेल कर रहे हो या कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हो। क्विकली क्विकली, आई एम ऑन चैट बॉक्स। नो आइडिया। सेल बूस्ट आइडियाज। नॉट रियली। ठीक है। कन्विंसिंग वर्ड्स, यस कन्विंसिंग वर्ड्स हो सकते हैं। सेल बूस्ट आइडियाज ना क्लाइंट की मर्जी पे होता है। अब समटाइम्स लोग एक ऐसी सर्विस दे रहे हैं जिसके ना वो प्राइस कम करेंगे, ना वो प्राइस ज्यादा करेंगे, ना कोई सेल ऑफर करेंगे, ना कोई लिमिटेड ऑफर लेके आएंगे। तो इस टाइप के आइडियाज सेल्डम चलते हैं जहाँ पर क्लाइंट द्वारा। कन्विंसिंग वर्ड्स आर द फर्स्ट एंड मेन की टू राइट अ कॉपी, कि आप स्वीट सिंपल वर्ड्स के साथ, कन्विंसिंग वर्ड्स के साथ आप अपने क्लाइंट को अपनी सर्विसेज के बारे में इंफॉर्मेशन दोगे, एंड हाउ गुड यू आर, हाउ एक्सपीरियंस्ड यू आर, एंड हाउ प्रोफेशनल यू आर। तो ज्यादातर आपके कीवर्ड्स यही होते हैं, प्रोफेशनल होना चाहिए, अफोर्डेबल होना चाहिए, तो इस तरह के वर्ड्स जो है आप ज्यादातर उसके अंदर यूज करते हो। और एंड में आपका कॉल टू एक्शन होना बहुत जरूरी। कॉल टू एक्शन इज एन एलिमेंट टू अ कॉपी राइटिंग। आप किसी भी तरह की कॉपी राइटिंग कर रहे हो, तो कॉल टू एक्शन का होना। आप कॉल टू एक्शन को समझते हैं, जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में दो चार कॉल टू एक्शन लिख के बताइए, जल्दी जल्दी क्विकली। नो आइडिया। आपको पता है दुनिया में सबसे ज्यादा यूज होने वाला कॉल टू एक्शन कौन सा है, जिस पर क्लिक आता है? कैन यू गेस एनीवन? यस, क्लिक हियर, शॉप हियर, बाय नाउ। यस, हरी अप, गेट enrolled, गेट रजिस्टर्ड। दुनिया में सबसे ज्यादा यूज होने वाला कॉल टू एक्शन जिसका क्लिक आता है, वो है कीपैड। यस, लर्न मोर,
तो सो दिस इज CTA, जिसको हम कॉल टू एक्शन कहते हैं। ये होना बहुत जरूरी है अगर आप अपनी वेबसाइट पे, और ऐसे पॉइंट पर होना चाहिए कि आप अपने यूजर की जो डिजायर है आप उसको इन्वोक करो, और इन्वोक होने के बाद वो बस क्यूरियस हो कि जस्ट जाए और आपकी जो सर्विस है वो इतना इम्प्रेस हो कि वो आज जाके आपकी सर्विस ले ले। क्योंकि अगर कोई ये क्यूरी दे रहा है तो ऑब्वियसली उसको ये सर्विस चाहिए ना। तो आप जितना कन्विंसिंग वर्ड्स यूज कर सकते हैं, जितना खूबसूरत करके और बहुत सिंपल और स्वीट सा एक इंट्रो बना सकते हैं उसका, जिसमें आप ये बताएंगे कि भाई आपकी सर्विसेज क्या हैं और आप क्या क्या प्रोवाइड करते हैं, कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। वो चीज़ें आपने बिल्कुल ओवर प्रॉमिसिंग बिल्कुल नहीं करनी, वो चीज़ें आपने ऐड नहीं करनी जो आप प्रोवाइड नहीं कर रहे। प्लस आपने कॉल टू एक्शन जरूर देना। फिर उसके बाद जो ट्रांजैक्शन होगी, ट्रांजैक्शन के लिए जो जो रिक्वायरमेंट्स होंगी या कोई रजिस्ट्री का फॉर्म होगा, वो सारी चीज़ों की भी वो डिज़ाइन, हर चीज़ को फिर आप इवॉल्व करके एक पेज, एक लैंडिंग पेज बना देते हो। या फिर कोऑर्डिनेशन के साथ, समटाइम्स कोऑर्डिनेशन के साथ, समटाइम्स आप खुद कर रहे हो तो आप खुद उसको डिजाइन करते हो। ओके, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है? ओके, नेविगेशनल कीवर्ड हो गया। नेविगेशनल कीवर्ड की इंटेंट हो गई, कमर्शियल कीवर्ड की इंटेंट हो गई, और इंफॉर्मेशनल की भी हमने कर ली। और कौन सी रह गई? फॉर टुडे क्यूए सेशन एज वेल, बिकॉज़ एक्चुअली पता है क्या होता है, लेंथ बहुत ज्यादा हो जाती है, वीडियो की लेंथ बहुत लंबी हो जाती है, और फिर जब हम उसको अपलोड करते हैं ना उसमें बहुत टाइम लग जाता है। चलिए कोई बात नहीं, कर लूंगी रिकॉर्ड। आई थिंक मैंने जो सोचा था वो मैं कंप्लीट कर चुकी। अब आप आ जाइए क्वेश्चन आंसर्स की तरफ, के बाद हम रिकॉर्डिंग क्लोज करते हैं। अब यहाँ आप इस पूरे जो ये जो कंटेंट है इसके बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज, हाउ टू, व्हाई इज, वेयर इज, इंफॉर्मेशनल कीवर्ड, इंटेंट कौन सी होती है, नेविगेशनल कीवर्ड्स बताएं, फेसबुक लॉगिन, अमेजिंग शिपिंग पॉलिसी, मामा लिटिल बेकरी, शिकागो एड्रेस, यूट्यूब, किसी पर्टिकुलर चीज पे जब आप ढूंढ रहे हो। उसके बाद गूगल एनालिसिस, ये कमर्शियल कीवर्ड्स इंटेंट है। Amazon, MacBook Pro, wedding dress, best running shoes, custom birthday cake, transitional keywords by party. So when you just have to make transition, when you are just about to buy something, so you can go with transitional keywords. देखिए, आपने नीश रिसर्च की होगी। नीश रिसर्च करने के बाद आपने शायद, अगर करवाई गई है तो टॉपिक रिसर्च की। टॉपिक रिसर्च होने के बाद जब आपने टॉपिक भी, एक पेज का टॉपिक सिलेक्ट कर लिया कि मैं एक पेज के ऊपर ये कंटेंट देने जा रहा हूँ या देने जा रही हूँ, तो आप वहां पर ये देखेंगे कि अब मुझे इसको स्पाइस अप किससे करना है। या मैं उसमें LSI कीवर्ड, थोड़े से LSI कीवर्ड्स डालूंगी, थोड़े से मैं उसके अंदर कुछ रैंकिंग कीवर्ड्स ढूंढूंगी। ये LSI कीवर्ड, ये जो अभी हमने कीवर्ड सर्च किए हैं जिसमें रैंकिंग कीवर्ड्स थे, उसमें से कुछ कीवर्ड्स हमें ऐसे लगेंगे LSI कीवर्ड। अब ये LSI कीवर्ड्स क्या हैं? फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा कीवर्ड शादी है तो उसके LSI कीवर्ड्स हेल्पिंग कीवर्ड्स होंगे, जैसे कि मायो, मेहंदी, बारात, वलीमा। ये सारे कीवर्ड्स मेरे LSI कीवर्ड्स होंगे जो उस टॉपिक को फर्दर एक्सप्लेन करेंगे, उनको हम LSI कीवर्ड को। और वो कीवर्ड जो उसकी वेरिएशंस क्रिएट करेगा, वो मैंने वेरिएशंस आपको उसकी अरेंजमेंट के हिसाब से बताई है कि अगर कुछ वर्ड्स आगे पीछे होके आएंगे तो वो उसकी वेरिएशन कहलाएंगे। ठीक है, ये चीजें इसलिए होती हैं कि हम जब अपने टॉपिक में एक ही कीवर्ड को बार बार यूज ना करें, हमारे पास कीवर्ड डेंसिटी की एक पर्टिकुलर लिमिट होती है।
एक पर्टिकुलर रेशो होती है, हमने कीवर्ड डेंसिटी उतनी ही रखनी है। अगर हम अपने फोकस कीवर्ड को बहुत बार यूज करेंगे, जबकि हम उसको बार बार डिस्कस करें, तो उससे जो हमारा प्राइमरी कीवर्ड होता है वो अपनी डेंसिटी से बाहर निकल जाता है। और वहां पर गूगल को इंडिकेशंस मिल जाती हैं कि यहाँ पर इन्होंने कीवर्ड स्टफिंग की है। कीवर्ड स्टफिंग से बचने के लिए जो हमारे पास बेस्ट ऑप्शन होता है वो ये होता है कि हम उसकी कुछ वेरिएशंस भी रखें। हर जगह अगर मेरा कीवर्ड बेस्ट एयर फ्रायर है, तो मैं हर जगह बेस्ट एयर फ्रायर नहीं यूज करूंगी, कहीं एयर फ्रायर यूज करूंगी, कहीं पर बेस्ट फ्रायर यूज करूंगी, कहीं पर मैं उसको अलग अलग कीवर्ड्स के साथ, जो मेरे पास रैंकिंग, जो जिसकी थोड़ी बहुत एग्जिस्टेंस भी हो, थोड़ा बहुत वॉल्यूम हो, और मेरी कंटेंट को कवरेज दे रहा हूँ। मुझे फर्दर जो जो हेडिंग्स बनानी है या सब हेडिंग्स बनानी है, उनके लिए मुझे कुछ और कीवर्ड, कुछ और वेरिएशंस मुझे हेल्प कर रही हो, ताकि मैं एक ही कीवर्ड को बार बार ना यूज करती जाऊँ। तो इसलिए हमें कुछ कीवर्ड्स और भी अपने कंटेंट के अंदर उसको स्पाइक अप करने के लिए ऐड करने होते हैं, जिनको अब एनएलपीज भी कहा जाता है। एनएलपीज भी इन्हीं को ही कहा जाता है। एनएलपीज वो एक्सपेक्टेड कीवर्ड होते हैं जो कि क्rawlers जब हमारे फोकस कीवर्ड को रीड करता है, तो उसके इंडेक्स में या उसके पास जो इंफॉर्मेशन, उसके पास जो डेटाबेस होता है, उसके अंदर वो मौजूद होता है। अगर वो देखता है कि वो कीवर्ड, वो एनएलपीज उस कंटेंट के अंदर है, तो इंडेक्सिंग के चांसेस जो होते हैं वो और बढ़ जाते हैं। थोड़ी टेक्निक का थोड़ा आइडिया दे दें। ओके, चलिए आज का सेशन तो हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं।